गुड मॉर्निंग क्लास 12। पिछली कक्षा में हमने आधुनिकीकरण के बारे में पढ़ा था कि आधुनिकीकरण के द्वारा हमारे समाज और संस्कृति में जो परिवर्तन आया। तो बच्चों, आज हम यहाँ पश्चिमीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत की सांस्कृतिक संरचना में परिवर्तन लाने वाली दूसरी प्रमुख प्रक्रिया पश्चिमीकरण है। तो एम श्रीनिवास ने इसे पश्चिमीकरण के नाम से संबोधित किया है, जो भारतीय समाज की संरचना में परिवर्तन लाया है। तो साधारण शब्दों में हम लोग यही कहते हैं कि पश्चिम के रीति रिवाजों को अपनाना ही पश्चिमीकरण है। तो पश्चिमीकरण, एम श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि पश्चिमीकरण का तात्पर्य भारतीय समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में पैदा होने वाले उन परिवर्तनों से है जो पश्चिम की प्रौद्योगिकी, व्यवहार के नियमों, विचारों और सामाजिक मूल्यों से संबंधित है। कहने का मतलब कि जो हमारे समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन लाता है, जैसे हमारे विचारों में जो परिवर्तन आया, हमारे व्यवहार के नियमों में परिवर्तन, हमारे मूल्यों में परिवर्तन, तो ये सब परिवर्तन पश्चिमीकरण के द्वारा आया। इससे स्पष्ट है कि जब किसी समाज में व्यवहार करने के तरीकों, विश्वास, विचार, उत्पादन के तरीकों, सामाजिक मूल्य पश्चिमी संस्कृति के अनुरूप बदलने लगते हैं, तो हम इसे पश्चिमीकरण कहते हैं। कहने का मतलब जो हमारे समाज के व्यवहार करने के तरीके हैं, हमारा विश्वास, हमारे विचार, हमारे मूल्य, जब हम पश्चिमी संस्कृति के अनुसार बदलने लगते हैं, इनमें परिवर्तन होने लगता है, तो हम इसे पश्चिमीकरण कहते हैं। श्रीनिवास ने भारत में 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप यहाँ की संस्कृति और समाज में होने वाले परिवर्तनों के लिए पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया है। तो बच्चों, सब लोग जानते हो कि अंग्रेज़ों ने या ब्रिटिश शासकों ने हमारे ऊपर लगभग 150 वर्षों तक शासन किया, और इस शासन के परिणाम स्वरूप हमारे विचारों, मूल्यों, हमारी संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, हमारे धर्म, सब चीज़ों में परिवर्तन आया। ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ प्रशासन, कानून, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, परिवहन और संचार के क्षेत्र में एक नई व्यवस्था लागू की गई। कहने का मतलब इन सब चीज़ों में परिवर्तन आया, और इसी के फलस्वरूप यहाँ के लोगों को सोचने के तरीकों, व्यवहार के ढंगों और सामाजिक आर्थिक संस्थाओं में व्यापक परिवर्तन हुआ। इसी परिवर्तन की प्रक्रिया का नाम ही पश्चिमीकरण है। कहने का मतलब अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप हमारी शिक्षा, हमारे कानून, हमारे प्रशासन, जो प्रौद्योगिकी थी, परिवहन और संचार के क्षेत्र में एक नई व्यवस्था लागू की गई। कहने का मतलब इन सब में परिवर्तन आया, और इसी के कारण हमारे सोचने के जो तरीके हैं, हमारे व्यवहार के ढंग, सामाजिक आर्थिक संस्थाओं में भी परिवर्तन आया। तो कहने का मतलब इन सब में हम पश्चिमीकरण दिखाई देता है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह के अनुसार पश्चिमीकरण का संबंध भारतीय समाज और संस्कृति पर केवल इंग्लैंड के प्रभाव से ही नहीं है। तो योगेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भारतीय समाज और संस्कृति पर केवल अंग्रेजी शासन का ही प्रभाव नहीं है, बल्कि पश्चिमीकरण का तात्पर्य भारतीय समाज में पश्चिम से किसी भी देश के प्रभाव से पैदा होने वाले परिवर्तन से है। तो कहने का मतलब
भारतीय समाज में पश्चिम के किसी भी देश से पश्चिमी प्रभाव को ही परिवर्तन का कारण मानते हैं। उनके अनुसार पश्चिमी संस्कृति की मुख्य विशेषताओं में मानवतावाद, तार्किक व्यवहार, वैज्ञानिक शिक्षा, राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक सुधार आदि हैं। परंपरागत भारतीय संस्कृति की विशेषताएं इनसे भिन्न है, जबकि जो हमारी परंपरागत भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं वो इनसे अलग हैं। तो इस प्रकार भारत की परंपरागत सांस्कृतिक विशेषताओं की जगह पश्चिमी के देशों के प्रभाव से यहाँ मानवतावाद, तर्क पर आधारित व्यवहारों, समाज सुधार, वैज्ञानिक शिक्षा और राष्ट्रवादी विचारों का प्रभाव बढ़ने लगा। इसी को हम पश्चिमीकरण कहते हैं या पश्चिमीकरण कहा जाने लगा। तो बच्चों, पश्चिमीकरण के द्वारा हमारी संस्कृति में परिवर्तन आया। अब हम तर्क के आधार पर बात व्यवहार करने लगे, समाज में सुधार भी हुआ, वैज्ञानिक शिक्षा आई, राष्ट्रवादी विचारों का भी प्रभाव बढ़ने लगा। तो ये है पश्चिमीकरण। तो सीधे शब्दों में पश्चिम के रीति रिवाजों को अपनाना ही क्या है? पश्चिमीकरण। तो आगे है पश्चिमीकरण की विशेषताएं। तो ये श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की कुछ विशेषताएं बताई हैं। तो पहला है एक तटस्थ अवधारणा। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया केवल भारतीय समाज पर पश्चिमी जीवन पद्धति के प्रभाव को स्पष्ट करती हैं, इसलिए यह तटस्थ कहा जाता है। इसके अनुसार किसी परिवर्तन को पहले की तुलना में अच्छा या बुरा नहीं कहा। कहने का मतलब यह एक तटस्थ अवधारणा है या भारतीय जीवन पर ही इसका प्रभाव देखा गया, इसलिए यह तटस्थ है। दूसरा है व्यापक अवधारणा। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का क्षेत्र बहुत व्यापक है। पश्चिमीकरण में मुख्य रूप से 3 तरह के परिवर्तनों का समावेश होता है, जैसे व्यवहार संबंधी परिवर्तन। व्यवहार संबंधी परिवर्तन में जो हमारा खान पान है, वेशभूषा है, शिष्टाचार, व्यवहार के ढंगों में परिवर्तन, तो ये क्या है? व्यवहार संबंधी परिवर्तन। दूसरा है ज्ञान संबंधी। ज्ञान का मतलब जो हमारी शिक्षा है, साहित्य है, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उनमें जो परिवर्तन आया। और तीसरी बात हमारे जो सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, जैसे मानवीय अधिकार, सामाजिक समानता तथा सभी धर्मों के प्रति आदर की भावना का होना। अगला पॉइंट है एक निश्चित आदर्श का अभाव। पश्चिमीकरण का तात्पर्य भारतीय समाज पर केवल इंग्लैंड के प्रभाव से नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर इंग्लैंड के अतिरिक्त अमेरिका, रूस, जापान की संस्कृतियों का भी प्रभाव पड़ा है। कहने का मतलब पश्चिमीकरण का तात्पर्य केवल भारत के समाज पर केवल इंग्लैंड का ही प्रभाव नहीं था, बल्कि अन्य देशों अमेरिका, रूस, जापान की विशेषताओं का भी प्रभाव पड़ा। अगला है नए मूल्यों का समावेश। तो पश्चिमी देशों की संस्कृति जिन मूल्यों पर आधारित है, उनकी प्रकृति भारतीय संस्कृति के परंपरागत मूल्यों से काफ़ी भिन्न है। जैसे पश्चिमी संस्कृति में सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, व्यक्ति स्वतंत्रता, मानवीय अधिकारों के प्रति चेतना, तार्किकता तथा भौतिक विकास आदि प्रमुख मूल्य हैं, और भारतीय संस्कृति के परंपरागत मूल्यों की जगह पश्चिमी संस्कृति के मूल्यों को ग्रहण करने की प्रक्रिया का नाम ही पश्चिमीकरण। कहने का मतलब नए मूल्यों का समावेश। तो भारतीय संस्कृति में पश्चिमीकरण के द्वारा
नए नए मूल्य आए, समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, मानवीय अधिकार, तार्किकता, भौतिक विकास आदि। ये सब पश्चिमीकरण की जो विशेषताएं हैं वो भारतीय संस्कृति पर इन सब का प्रभाव पड़ा। अगला है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। पश्चिमीकरण को एक जटिल प्रक्रिया भी कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रकृति को हम परंपरागत भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से तुलना करके ही समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब हम पश्चिमीकरण को भारतीय संस्कृति की जो परंपरागत विशेषता है दोनों की तुलना करके हम जान सकते हैं। परंपरागत रूप से भारत में एक बंद स्तरीकरण की प्रधानता थी। कहने का मतलब भारत एक बंद सामाजिक स्तरीकरण था। विभिन्न जातियों को मिलने वाले अधिकार एक दूसरे से भिन्न थे। तर्क की जगह यहाँ अलौकिक विश्वासों का प्रभाव अधिक था। यहाँ तर्क को मान्यता नहीं थी बल्कि लोग अलौकिक विश्वास का प्रभाव अधिक था। अलौकिक शक्ति में विश्वास करते थे। संपत्ति के संचय को अनुचित माना जाता था। पश्चिमी मूल्यों ने इन सभी दशाओं में परिवर्तन करके, तो कहने का मतलब बच्चों जो भारतीय समाज की परंपरागत विशेषता थी यह एक बंद व्यवस्था थी। लोग अलौकिक शक्ति या ईश्वर में विश्वास करते थे। धन का संचय नहीं करते थे। धन का संचय अनुचित माना जाता था। लेकिन पश्चिमीकरण के द्वारा इन सब में परिवर्तन आया। अब यहाँ तर्क को प्रधानता दी गई। समानता पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया गया। कहने का मतलब एक नई सामाजिक व्यवस्था बनाई गई जिसमें सबको समान माना गया। अब यहाँ गांव की तुलना में नगरों और निम्न वर्गों की तुलना में उच्च वर्गों में पश्चिमीकरण का प्रभाव भी देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है जागरूक प्रयत्नों का समावेश। तो पश्चिमीकरण अपने आप विकसित होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसका संबंध हमारे जागरूकता से है। कहने का मतलब पश्चिम की प्रौद्योगिकी, शिक्षा और समानता के मूल्यों को ग्रहण करने के लिए जागरूक होने की ज़रूरत होती है। पश्चिमी मूल्यों पर आधारित राष्ट्रवाद को विकसित करने के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाखों लोगों को भी बड़े बड़े बलिदान करने पड़े। इस प्रकार स्पष्ट है पश्चिमीकरण परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जो पश्चिमी देशों की सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुकरण को स्पष्ट करती है। तो बच्चों ये है पश्चिमीकरण की विशेषताएं। अब आगे पॉइंट है आपका भारतीय समाज पर पश्चिमीकरण का प्रभाव। तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने भारत की परंपरागत संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था में जो परिवर्तन लाए वह निम्न है। तो पहला पॉइंट है धार्मिक जीवन में परिवर्तन। तो पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारत में 19वीं शताब्दी से एक व्यापक समाज सुधार आंदोलन आरंभ। कहने का मतलब पश्चिमीकरण के द्वारा भारत में 19वीं शताब्दी में समाज सुधार हुए और जब ईसाई मिशनरियों ने हिंदू धर्म में फैले अंधविश्वासों कुरीतियों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करके ईसाई धर्म को ग्रहण करने की प्रेरणा दी। तो इससे क्या हुआ, विवेकशील हिंदू भी अपने धर्म की बुराइयों को दूर करने में लग गए। कहने का मतलब पहले क्या था, धर्म में अंधविश्वास कुरीतियाँ इन सब का बोलबाला था, लेकिन ईसाई मिशनरियों के चलते इन सब में परिवर्तन आया और हिंदू धर्म भी अपने धर्म में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास करने लगे। पश्चिमी संस्कृति के मानवतावाद और सामाजिक समानता से प्रभावित होकर यहाँ आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन जैसी समाज सुधार संस्थाओं की स्थापना हुई और पश्चिम की जीवन के अनुसार यहाँ भूत प्रेत शकुन अपशकुन भाग
विचार, बेकार के कर्मकांड, धार्मिक विश्वासों पर आधारित अस्पृश्यता, सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध होने लगा। अब पुरोहितों और मठाधीशों को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि मानव सेवा को ईश्वर की सच्ची सेवा के रूप में देखा जाता। तो कहने का मतलब बच्चों, पश्चिमीकरण के द्वारा यहाँ 19वीं शताब्दी में अनेक समाज सुधार आंदोलन हुए। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाएं आईं, और जो भूत प्रेत, शकुन अपशकुन, भाग्यवादी, बेकार के कर्मकांड, अंधविश्वास, अस्पृश्यता, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर किया गया और मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा माना जाने लगा। अगला पॉइंट है जाति व्यवस्था में परिवर्तन। जाति व्यवस्था में परिवर्तन। तो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व देती है। इसके प्रभाव से जाति से संबंधित सामाजिक संपर्क, छुआछूत, खान पान, व्यवसाय तथा विवाह से संबंधित कुरीतियों का प्रभाव समाप्त होने लगा। कहने का मतलब पश्चिमीकरण के द्वारा जाति व्यवस्था में भी परिवर्तन आया। जातियों से संबंधित सामाजिक संपर्क, खान पान, छुआछूत, व्यवसाय, विवाह से संबंधित कुरीतियाँ अब समाप्त होने लगी। निम्न जातियों को भी अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाने का अवसर मिला। अनुसूचित जातियों को विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण मिल जाने से भारत का परंपरागत सांस्कृतिक ढांचा टूटने लगा। सांस्कृतिक व्यवहारों में परिवर्तन। सांस्कृतिक व्यवहारों में परिवर्तन। तो पश्चिमीकरण के द्वारा हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और विभिन्न उत्सवों में भी परिवर्तन आया। अब परिपाटियों को महत्व दिया जाने लगा। धर्म पर आधारित आडंबर का समावेश समाप्त हुआ। सांस्कृतिक व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन। अब नगरों के साथ साथ गांवों में भी परिवर्तन देखने को मिला। अगला है शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन। शिक्षा एक ऐसा आधार है जिसमें होने वाला कोई भी परिवर्तन संपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक में परिवर्तन पैदा कर देता है। कहने का मतलब शिक्षा के द्वारा पूरे समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। अंग्रेजों ने पहली बार ऐसी शिक्षा आरंभ की जो धर्म जाति के भेदभाव से अलग थी, और स्वतंत्रता के बाद परंपरागत शिक्षा की जगह अब वैज्ञानिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा का महत्व दिया जाने लगा। अगला पॉइंट है विवाह संस्था में परिवर्तन। तो भारत में स्मृति काल से ही वैवाहिक कुप्रथाओं में लगातार वृद्धि होती रही थी। पश्चिमीकरण के कारण अब भारतीय समाज में विलंब विवाह का प्रचलन हो गया। विलंब का मतलब देर से विवाह होने लगा। बहुपत्नी विवाह का विरोध होने लगा। ऐसे कानून बनाए गए जिससे इन बहु विवाह प्रथा समाप्त कर दिया गया। दहेज प्रथा कमज़ोर पड़ गई। अंतर्जातीय विवाहों में वृद्धि हुई। तो कहने का मतलब विवाह संस्था में भी परिवर्तन आया। अगला है स्त्रियों की दशा में सुधार। तो भारतीय संस्कृति में के द्वारा स्त्रियों की स्थिति में भी सुधार आया। पहले स्त्रियों का जीवन अत्यधिक अपमानित और शोषित रहा था। पश्चिमीकरण के कारण उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्त्री पुरुषों की समानता के विचारों को महत्व मिलने लगा। अब स्त्रियां भी आर्थिक जीवन में आत्मनिर्भर होने लगी। स्त्रियों में भी नई चेतना आई। अगला मानवतावाद का विकास। तो मानवतावाद वह विचारधारा है जो किसी भी व्यक्ति की जाति, आर्थिक स्थिति, आयु, लिंग अथवा धर्म पर ध्यान न देकर सभी लोगों के कल्याण के महत्व और विकास को महत्व देती है। कहने का मतलब मानवतावाद वह है जो किसी भी व्यक्ति की जाति, आर्थिक स्थिति, आयु, लिंग या धर्म को महत्व नहीं देती, बल्कि लोगों के कल्याण और विकास को महत्व देती है। अगला पॉइंट है संयुक्त परिवारों का विघटन। तो पश्चिमीकरण के द्वारा
व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिवाद, भौतिक सुखों के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा। इसी के फलस्वरूप अब संयुक्त परिवार के स्थान पर एकाकी परिवारों में वृद्धि होने लगी। अब व्यक्तिवाद और भौतिक सुख लोगों को महत्वपूर्ण हो गया। अगला है भौतिक मूल्यों में वृद्धि। आज की संस्कृति में देखिए उन व्यवहारों का महत्व बढ़ा जिनके द्वारा व्यक्ति अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। कहने का मतलब अब व्यक्ति भौतिकवादी हो गया, अपने सुख को महत्व देने लगा और किसी समाज को जब सरल और आध्यात्मिक जीवन की जगह भौतिक सुख सुविधाओं का महत्व बढ़ने लगता है तो वहाँ प्रदर्शनवाद और स्वास्थ्य पर आधारित संबंध अधिक प्रभावशाली। कहने का मतलब अब व्यक्ति स्वार्थवादी हो गया और पश्चिमीकरण के द्वारा नातेदारी समूह, मित्र और परिवारों में जहाँ प्राथमिक संबंध था अब वहाँ द्वितीयक संबंधों का महत्व बढ़ गया। तो इस प्रकार पश्चिमीकरण ने ग्रामीण संस्कृति में भी बहुत से परिवर्तन किए। यही कारण है कि जहाँ ग्रामीण जीवन में सामूहिकता की प्रधानता थी अब वहाँ भी व्यक्तिवाद और स्वार्थ पर आधारित संबंध बढ़ने लगे। और भारत में अंग्रेजी शासन से लेकर आज तक पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में होने वाली वृद्धि ने भारत में परंपरागत सांस्कृतिक ढांचे को बदलकर एक नई सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को स्थापित किया। तो बच्चों ये है पश्चिमीकरण। तो पश्चिमीकरण, पश्चिम के रीति रिवाजों को अपनाना आगे हम कल बताएंगे।